सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क की अगर हम बात करें, इस वक्त की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त सर्दी भी है और गर्मी भी है। अब आप सोचेंगे सर्दी भी गर्मी भी, सर्दी मौसम में और गर्मी सियासत में। बढ़ते दिनों के साथ मौसम जितना हम देख रहे हैं कि सर्द होता जा रहा है, वहीं पर सियासतदानों के जो लहजे हैं एक दूसरे के साथ आप सुनते होंगे कि तल्ख होते जा रहे हैं। ना सिर्फ सियासी फ़ज़ा गर्म है बल्कि सरहद की अगर हम बात करें तो सरहद पर भी आतिशबाजी के मुजाहरे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जारी हैं। अब पाकिस्तान को इस वक्त अगर हम बात करें हकीकी तौर पर एक ऐसी सिचुएशन का, एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जो इससे पहले अगर मैं कहूँ कि कभी ना हुआ तो आप लोग सेकंड करेंगे मेरी राय को। सरहद पर भारत ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ जो होली खेल रहा है, आग और खून की होली खेलने का जो फैसला किया सरहद पर भारत ने वहाँ रहने वाले मुसलमानों के साथ, इससे तवज्जो हटाने के लिए उसने सरहद पर कशीदगी को हवा देनी शुरू कर दी। अब सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और यही सूरत हाल तमाम लोगों के जहनों में गर्दिश कर रही है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और यही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल को बनाने की कोशिश की जा रही है। सियासी सूरत हाल की बात अगर करें तो आज पाकिस्तान के सबसे काबिल तरीन कह लें, ज़हीन तरीन, ज़िम्मेदार, फ़र्ज शनास, जमहूरियत संत, आमृत शिकन, उसूल पसंद, बाहिम्मत, बुलंद हौसला, नज़रियाती और हर लिहाज से हम कहते हैं कि हर एतबार से मुकम्मल बावकार शख्सियत जनाब मोहतरम अरस्तू ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें अक्सर हम नेशनल अरस्तू ऑफ पाकिस्तान कहते हैं प्रोग्राम में, एहसन इकबाल साहब, उन्हें नैब ने अपना मेहमान बना लिया। एहसन इकबाल साहब पर एक बड़े मंसूबे में बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम लगा। अब जारी बात है, बड़े लोग तो मंसूबे भी बड़े होंगे इनके और करप्शन भी कुछ छोटी मोटी नहीं करेंगे। जितना बड़ा बंदा होगा उतना बड़ा करप्शन का इल्ज़ाम होगा और ये तो ठहरे अरस्तू है पाकिस्तान। नैब ने इनको तलब किया था कि इनसे क्या करें, नैब तहकीकात करे। जारी बात है तहकीकात के लिए बुलाएगा नैब। अब वो अपने जवाबात से नैब को मुतमईन करने में बाकी अपने साथियों की तरह नाकाम रहे और गिरफ्तार कर लिए गए। अब एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी पर पूरी कौम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कुछ तो खंभों पर चढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में नारोवाल में आवाम बाहर सड़कों पर निकल आई अपने काम काज छोड़ के। ऐसा सोचना है मुस्लिम लीग नून का। आप हैरान हो रहे होंगे सब कुछ सुन के। अब अगला जुमला सुन लें कि ऐसा सोचना है शेर वाली पार्टी का। ऐसी या कहने की तवक्को की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा तो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब मुस्लिम लीग नून के इकलौते और ताहयात कायद हज़रत नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो फिर अरस्तू साहब की गिरफ्तारी पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब कौम ने नवाज शरीफ जैसे अजीम इंसान की गिरफ्तारी पर कुछ ना किया तो एहसन इकबाल जैसे नज़रियाती और काबिल इंसान की गिरफ्तारी पर यह सोई हुई कौम कैसे जागती? एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर सिवाय मुस्लिम लीग नून के पूरी 22 करोड़ अवाम को किसी किस्म की यकीन जाने से कहती हूँ कोई फिक्र नहीं है। ना उनका ये मसला है, ना अवाम को इस बात में कोई दिलचस्पी है। 0% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया गया। तो क्यों किया गया भाई? इसके पीछे वजह क्या है? अवाम इन तमाम फिक्रों से आज़ाद है और बेनियाज है। यकीन जानिए, मैं यकीन से कह रही हूँ। इस तब्दीली को ढूंढने में लगी हुई अवाम, ऐसी तब्दीली जिसका इमरान खान ने अवाम से वादा किया था, उस तब्दीली की तलाश में अवाम बहुत मसरूफ़ है कि किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा कि एहसन इकबाल साहब से क्या हो रहा है, फलां के साथ क्या चल रहा है, कोई टाइम नहीं अवाम के पास। अवाम महंगाई का तोड़ ढूंढ रही है बेचारी, कोशिश करे कि क्या कोई तोड़ हो के ये जो चीज़ महंगी मिल रही सस्ती हो जाए। अवाम को अपने रोज़गार की फ़िक्र है, ना कि एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी की है। लेकिन एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी क्योंकि एक हकीकत है, एक ख़बर है, इस पर बात करना ज़रूरी है। गिरफ्तारी से पहले एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे थे, जरा देखिए, रजा चलाइएगा। ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का है। हम इस मुल्क को आपकी नालायकी, आपकी नातजुर्बेकारी और आपकी तबाही से आज़ाद कराएंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी कीमत अदा करनी पड़े। वो इमरान न्याजी जिनके चमचे आके कहते थे कि इमरान आएगा $200 अरब लाएगा, किधर हैं अब? वो कहाँ है $200 अरब?
$2 अरब भी नहीं दिखा सकते। कौम के साथ झूठ बोला गया, झूठ बोल बोल के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की किरदार कुशी की गई, झूठ बोल बोल के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों को उन पे धुंधलाने की कोशिश की। क्या कहते हैं, झूठ कितना भी बोला जाए, एहसन इकबाल साहब, सच कभी नहीं बदल सकता। सच में बड़ी ताकत होती है, यकीन मानिए। झूठ में उसकी आधी ताकत भी नहीं होती। अगर आपकी बात में वाकई सदाकत होती, सच होता, तो ताकत भी होती। अगर सदाकत होती आपकी बात में, तो कोई कितना भी झूठ बोल ले, अवाम ने यकीन नहीं करना था। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका ये सच वाकई सच होता तो आप आज भी वजीर होते। सबसे बड़ी बात होती कि आज आप वजीर होते। आपका सच इतना कमजोर कैसे था कि उसको इमरान खान का झूठ निकल गया? यानी वो सच था ही नहीं, कमजोर था, पावरफुल नहीं था। आपकी पॉलिसियां इतनी शानदार थी कि झूठ बोला तो IMF ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो वर्ल्ड बैंक ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो एशियन डेवलपिंग बैंक ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो मीडिया ने, आपके खिलाफ झूठ बोला तो बेचारी अवाम ने, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया होगा। आपके खिलाफ झूठ बोला तो आपकी ही कारकर्दगी ने, परफॉर्मेंस ने। आप कहते हैं कि आपके दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बहुत बड़े वाली तरक्की, लेकिन इस बात को ना आलमी इदारे मानने को तैयार हैं, ना अवाम मानने को तैयार है। अवाम के वोट से आप लोग जाते हैं ना असम्बलियों में, जिन्होंने आपको पहुंचाया यहाँ तक, क्या पैसा इकबाल बने, वो अवाम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान तो शुरू से ही आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, कोई शक की बात ही नहीं है। दूसरी बात, एहसन इकबाल साहब, आपने थोड़ी देर कर दी ये समझने में कि ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है। ये बात अगर आप उस वक्त समझ लेते जब आप लोग हुकूमत में थे, तो यकीन कीजिए, मैं यकीन से कहती हूँ, आज भी आप लोग ही हुकूमत में होते। नहीं बोलने थे इतने झूठ, सच बोलते, काम करके दिखाते, कोई हिला ना सकता आपको हुकूमत करने से। अवाम का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अवाम ने वोट ना दिया, तो आज आप बैठ के यहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं आप लोग। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, ये आज तक किसने समझा? मैं पूछती हूँ, किसने समझा? कभी अवाम को कुछ समझा? अवाम को कुछ समझा होता ना तो रोना ना रो रहे होते आप लोग, अपने काम पे खुश हो रहे होते कि हमने अवाम के लिए किया, अवाम आपकी तारीफें करी होती, कसीदे पाड़ी होती आपके। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम पर 30,000 अरब से ज्यादा का कर्जा भी आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोगों ने चढ़ाया और चढ़ाकर अगली अफसोस की बात के चलते बने। ये मुल्क उस 22 करोड़ अवाम का, जिससे वोट लेकर आप इक़्तिदार में 3 बार आए। किस्मत ने 3 बार आप पर मेहरबान होकर आपको मौका दिया, किस्मत ने, लेकिन जब भी गए इस अवाम की बद्दुआएं लेकर गए। ये मुल्क इस 22 करोड़ अवाम का है, 22 करोड़ अवाम का है, जिसके हाथ ना पहले कुछ आया ना अब कुछ आया। ये मुल्क उसी 22 करोड़ अवाम का जो पहले भी वोट देकर रुलते रहे, और आज भी उन बेचारी लोगों का, उस अवाम का, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों का वही हाल है। जिस 22 करोड़ अवाम की आप बात करते हैं इतनी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, उस 22 करोड़ अवाम की खिदमत करने के लिए आप लोगों को 30 से ज़ायद साल मिले, 3 डेकेड्स। मजाक नहीं होती 3 दहाइयाँ, कभी विफाक में तो कभी सूबे में, फिर विफाक में तो फिर सूबे में, लेकिन उस 22 करोड़ अवाम की हालत बद से बदतर होती चली गई। ये है आपकी परफॉर्मेंस, ये है तरक्की। उस 22 करोड़ अवाम को आपने पंजाब में साफ पीने के पानी तक से तो महरूम रखा, जो बुनियादी जरूरत है। पानी पिए बगैर नाजरीन किसी का गुजारा हो सकता है? पानी का गिलास मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होता है बार बार पीने के लिए, पानी तक तो आप दे ना सके साफ, वो पानी जो बीमारियां फैलाता है वो पानी देते। बातें करते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस की, कक परफॉर्मेंस नहीं ताड़ी, कुछ नहीं कीता तुसी। इस 22 करोड़ अवाम को आप ही की हुकूमत में मॉडल टाउन में सरेआम गोलियां मारी गई, जिसमें हामला खवातीन भी शामिल थी। आज तक इंसाफ ना मिल सका उस 22 करोड़ अवाम को। इस 22 करोड़ अवाम के बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं सड़कों पर, और औरतें रिक्शों में चिंचियों में बच्चे पैदा कर रही हैं। और जब बच्चा बड़ा होगा 18 साल का, तो कहेंगे इसी मुंह के साथ आके कि वोट को इज्जत दो। कैसे दे वो वोट को इज्जत, जिसकी माँ हॉस्पिटल में पहुंच सकी आप लोगों के प्रोटोकॉल्स की वजह से, रिक्शे में पैदा हुआ वो सड़क पर। फिर बातें करते हैं 22 करोड़ अवाम की। उसी 22 करोड़ अवाम से जमहूरियत के नाम पर बेहतरीन इंतकाम लिया। उसी 22 करोड़ अवाम ने आपको वोट दिए और फिर धक्के खाए। उसी 22 करोड़ अवाम के बच्चों को तालीम नहीं मिलती, ग़िज़ा नहीं मिलती, इंसाफ नहीं मिलता। आप कैसे किसी नालायक हुकूमत से ये मुल्क आज़ाद करवाएंगे? आप लोगों ने तो खुद जमहूरियत के नाम पर अवाम को कैद करके रखा हुआ था। वो नवाज शरीफ वोट को इज्जत देते देते लंदन चले गए, शहबाज शरीफ उनके नर्स बन गए जाके, मरियम नवाज बार बार अदालतों में दरख्वास्तें दे रही है कि अल्लाह दा वास्ता है मैनू भी लंदन जान दो, मैं भी जाने होते प्यो कोल। जमहूरियत की जंग
आपके कायदीन लंदन की सड़कों पर लड़ रहे हैं, ये है हकीकत। सुने, दिल बड़े करें, डॉक्टर फिजा अकबर खान के अल्फाज सुने, याद रखिएगा। ये है जो आपके कायदीन लंदन की सड़कों पर लड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आप इधर मुल्क आजाद करवाने निकल गए हैं। ये कौन सा रिवाज है जो आप लोगों ने सेट कर दिया? पागल समझा हुआ आवाम को। खैर, आपसे क्या उम्मीद रखना, आप जैसा काबिल तरीन इंसान तो कभी भी कुछ भी कर सकते, तभी तो हम आपको रस्तू कहते हैं। तो आपका नाम रस्तू नहीं रख दिया कौम ने। अल्लाह ने जितनी सलाहियतों से एहसन इकबाल साहब को नवाजा है, यकीन करें अगर ये बंदा किसी और मुल्क के पास होता तो आज दुनिया के सुपर पावर बन चुका होता, क्योंकि एहसन इकबाल साहब के दावे, उनकी बातें और उनके इल्ज़ामात भी ऐसे होते हैं जैसे मुझ जैसा कम अकल और एक आम आदमी भी समझने से कासिर है। यकीन जानिए, देखिए ज़रा, मैं ज़रा पानी पी रही। रवाज चला है कि किसी इंसान की सियासतदान की इज्जत ना रहने दो, हर किसी पे कीचड़ उछालो, हर किसी को बदनाम करो, ताकि लोगों का सियासी और जमहूरी निज़ाम से एतमाद ख़त्म हो जाए। इस रविश को ख़त्म होना चाहिए। आज शाहिद खाकान अब्बासी करप्शन की सज़ा नहीं पा रहा, वो पाकिस्तान को गैस के बहरान से निजात दिलाने की सज़ा पा रहा है। आज मिफ्ता इस्माइल मुल्क की मईशत को ठीक करने की सज़ा पाते हैं, इतने महीने गुजार के जेल से रिहा हो रहा है। आज राना सनाउल्लाह अपने नज़रिया पे खड़े होने की सज़ा पा रहा है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक मुर्दा रेलवे को जिंदा करने की सज़ा पा रहा है, और ख्वाजा आसिफ नैब भुगत रहा है चूँकि वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने काम किया। मैं नैब भुगत रहा हूँ चूँकि हमने सीप को कामयाब किया, हमने मुल्क के अंदर बेमिसाल तरक्की की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक बार फिर कह देती हूँ, दोहरा देती हूँ कि एक सियासतदान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया, नाज़रीन आपको पता है ना मैं क्या कहने जा रही हूँ, आप बड़े गौर से सुनते हैं मेरी बात। अगर एक सियासतदान को किसी ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो वो खुद दूसरा उसका सियासतदान भाई, हम कहते हैं ना पेटी भाई, पुलिस वालों के उसका पेटी भाई ने पेटी भाई को बचा लिया, या पेटी भाई ने पेटी भाई को बदनाम कर दिया, सियासतदान ने दूसरे सियासतदान को बदनाम कर दिया। नवाज शरीफ को आप बहुत बड़ा सियासतदान मानते हैं, होगा भी आपकी नज़र में, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासत जमात के कायद हैं, वाकई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने किसको बदनाम किया, याद करवाऊँ आपको, जिसको पीपल्स पार्टी तीर वाले कायदे जमहूरियत कहते हैं। नवाज शरीफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो को बदनाम किया। वैसे मैं पर्सनली भुट्टो साहब को बड़ा पसंद करती हूँ, मैंने जितना पढ़ा उनको अच्छे लगे मुझे भुट्टो साहब, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी भुट्टो के नाम पे कर रही है, शदीद इख्तिलाफ है मुझे पीपल्स पार्टी से। नवाज शरीफ ने जुल्फिकार अली भुट्टो को क्या कहा था, गद्दार कहा, और कुत्ते नहलाने वाले, उनको, उनकी बेटी को न जाने क्या क्या कहते रहे, और उस खातून को गद्दार का जिसको पीपल्स पार्टी शहीद जमहूरियत कहती है। शहबाज शरीफ ने उस सियासतदान को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की कस्में खाई जो एक सियासी जमात का सरबराह रह चुका है। बिलावल जरदारी ने नवाज शरीफ को मोदी का यार कहा। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को कौमी सलामती के लिए रिस्क करार दिया। मरियम नवाज ने आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी का जमहूरियत का, इनका क्या कहा, इनको जमहूरियत का दुश्मन कहा। ये सियासतदान ही है जो दूसरे सियासतदान को गाली देता है, बदनाम करता है। ये सियासतदान ही है जो जमहूरियत को गाली भी देता है और जमहूरियत को बदनाम भी करता है। ये सियासतदान ही है जो नजरिया जमहूरियत के तहत नहीं बल्कि नजरिया ज़रूरत के तहत अपनी वफादारियां बदलता है। कल के दुश्मन आज के दोस्त, क्यों? क्योंकि ज़रूरत है, साड़ी ज़रूरत है, तुसी दोस्त ही सही, दुश्मन कदी सी नहीं तुसी। ये है इनकी सियासत, नज़रियात बदलते हैं, सियासी जमातें बदलता है सियासतदान। ये सियासतदान ही है जो सरेआम अपने मुखालिफ की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाता, लोगों में खड़े होकर सिर्फ एक माइक मिलने की देर है, बस फिर इनको को पकड़ नहीं सकता। उसके बीवी बच्चों तक पे जुमलेबाजी करता है, जो सामने खड़ा होता है ना उसके बीवी बच्चों तक पे जुमलेबाजी करना शुरू कर देते हैं, बस कीचड़ उछालने। ये सियासतदान ही है जो अपने मुखालिफ पर तौहीन मजहब के फतवे तक लगाता है, उसको यहूदी करार देता है, अपने मुखालिफ के अकीदे को भी मशकूक बनाने की कोशिश करता है। हालांकि किसका कितना ईमान है ये अल्लाह और बंदे का ज़ाती मामला है, सीक्रेट। कोई किसी के ईमान पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। मैं अक्सर कहती हूँ सही है इनकी अक्ल, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो चीज़ जो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना नेक है, किसी का अल्लाह ताला से क्या ताल्लुक है, आप उस पर भी फतवे देते हैं आके। सियासतदान दूसरे सियासतदान के निजी मामलात को पब्लिक में उछालता है। ये सियासतदान ही है जो अपने सियासी मुखालिफ की किरदार खुशी करके खुश होता है, एंजॉय करता है, कहके लगाता है। ये सियासतदान ही है जो अपने सियासी मुखालिफ को जूते पड़ने पर इंजॉय करता है, पार्टी करता है, खुश होता है। आप सियासतदानों को किसी साजिश की, यकीन जानिए किसी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। आप सब एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, आप सब एक दूसरे को जलील करने के लिए काफ़ी हैं। फिर अवाम क्या करती है?
अवाम कभी आपके मुंह पर स्याही फेंकती है तो फिर कभी आपको जूता मारती है, कभी स्याही कभी जूता। जब स्याही और जूता आप लोग अप्रोच से बाहर होते हैं तो गालियां निकाल के सुबह शाम अवाम जो है, लोग जो है वो क्या करें ना, फिर बेचारे गम गुस्से का इजहार करते हैं। गालियां तो सुबह शाम आप लोगों को अवाम की जानब से पड़ती रहती हैं, आपको भी पता है, लेकिन इसका जिम्मेदार किसी और को मत ठहराएं। ये दूसरी बेवकूफ़ी है। अपने गिरेबान में झांकें, खुद को बदलें, फिर बदलेगा पाकिस्तान। अपने आप का पता नहीं कि हम कहां कहां से मार खा रहे हैं, क्या क्या फ्लॉज हैं। चलते हैं दूसरों पर तनकीद करने के लिए, दूसरों को जिम्मेदार कराने के लिए। जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं दूसरों पर हमले करने में कि फलां जिम्मेदार, अपने गिरेबान में झांकें, इस्लाह करें। तुसी भी बंदे थे पुत्र बनो तो बाकी भी सब कुछ अच्छा होगा आपकी तरफ से, मुल्क भी तरक्की करेगा, यकीन जानिए। ये सियासी तरबियत आप लोगों की, आपके कायदीन ने की, आप लोगों का क्या कसूर? जो आपकी तरबियत है वही करेंगे ना आप लोग। कहते हैं ना मेंटोर, आपका कोई मेंटोर है ना, किसी को अच्छा मेंटोर मिल जाए जो उसको उसकी तरबियत करे, उसको अच्छा मशवरा दे, उसकी सलाह करे, वो बहुत 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 खुशकिस्मत होता है। आप लोगों की किस्मत ही खराब है कि आपको कायदीन ऐसे मिले जिन्होंने आपको सिखाई ये चीज़ें। जो सीखेंगे तो वही तो करेंगे आके। आप लोग बड़े बदनसीब हैं आप इस मामले में। आपके कायदीन ने जो किया आप लोगों ने वही किया। अब इसका सबूत आपकी वो दूसरी बात जो आपने कही कि जी शाहिद खाका इस्माइल, राना सनाउल्ला, उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि जी उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की। केड़ी खिदमत? सानू भी दस दो, सानू नहीं नजर आई सी अन्य हो गए सी जितने तुसी खिदमत करन दे सी, बहरे हो गए सी, सानू कुछ सुनाई नहीं दे रहा सी हो की रहा है। हम ना देख पा रहे थे ना सुन पा रहे थे कि खिदमत कर रहा है ये शाहिद खाका अब्बासी, खिदमत कर रहा है राना सनाउल्ला, हमें नजर ही नहीं आया उस दिन। क्या हम सो गए थे खांसी के सिरप पी के या नींद की गोलियां खा के? हमें पता ही नहीं चला कब खिदमत हो रही थी। ये इंतहाई खतरनाक और काबिल मुजम्मत इल्जाम है जो एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ लगा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि अपने मुकदमात को सियासी रंग दिया जा सके। राना सनाउल्ला हो, शाहिद खाका अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो या ख्वाजा साद रफीक, सब के सब पाकिस्तानी हैं। और रियासत पाकिस्तान इन लोगों से दुश्मनी करेगी जो इस रियासत के लिए दिन रात मेहनत करें। क्या कहते हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं? पता है क्या कह रहे हैं आप? इस मुल्क की तरक्की में आप अपना हिस्सा डालेंगे तो कौन आपसे दुश्मनी करेगा? क्यों आप हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? क्यों, किस एजेंडे पर हैं आप लोग? जितने बड़े कारनामे आप अपने साथियों के गिनवा रहे हैं, अगर इन बातों में 10% चले 5 भी सच्चाई होती तो अवाम सर पर बिठा कर रखती है आपको, इनको, आपके इन साथियों को। यहाँ जो सरेआम रियासत के खिलाफ गालियाँ निकालते हैं, जो रियासती इदारों से दुश्मनी को जमहूरियत का नाम देते हैं, रियासत तो उनसे भी बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करती। क्यों नाज़रीन, ऐसा ही है। और एहसान इकबाल फरमा रहे हैं कि नून लीगियों को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने मुल्क की खिदमत की थी। दसो, पूछो जरा केड़ी खिदमत की थी, सानू भी दस दो। दरअसल ये है वो इल्जामात जो एक सियासतदान अपनी सियासत बचाने के लिए दूसरे सियासतदान पर लगाता है और फिर रुसवाई समेटता है, जारी बात है। और एक सियासतदान को दिखाते हैं, एक और सियासतदान को जो अपने सियासी मुखालिफ से किस तरह मुखातिब है। जरा ये क्लिप भी चलाइएगा, शानदार सा क्लिप रजा। आर्टिकल 6 तो इमरान खान के ऊपर लगना चाहिए। जितना बड़ा गद्दार हमारे मुल्क का इस वक्त सिलेक्टेड मुसल्लत किया हुआ वजीर आजम है, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आज वो तमाम लोग जेलों में हैं जो लायक हैं, जो सच्चे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत की है और जिनसे पाकिस्तान की अवाम ने मोहब्बत की है। ये है वो सियासतदान जो एक दूसरे सियासतदान को सियासी मुखालिफत की वजह से गद्दार वतन डिक्लेयर कर, सीधा सीधा गद्दार कह दो। मैंने पहले भी कहा था गद्दार छोटा लफ्ज़ नहीं है, सोच समझ के बोलें, सोच समझ के। और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। मरियम औरंगज़ेब के कायद भी यही कुछ करते रहे, ऐसा ही है, जारी बात है, जैसा कायद वैसे पीछे चलने वाली। जो वो करेंगे, ट्रेंड सेट करेंगे, ये फॉलोअर्स वही सब कुछ करेंगे। वो अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने मुखालिफिन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते रहे थे। मरियम औरंगज़ेब के तहादी भी यही करते हैं, वो अपने सियासी मुखालिफिन को शिकस्त देने के लिए उन पर तौहीन मज़हब जैसे संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए नहीं सोचते, ना लगाते हुए सोचते हैं, ना लगाने के बाद सोचते हैं। अगर आज सियासतदान बदनाम है तो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, अपनी इन्हीं इल्ज़ामात की बुछाड़ की वजह से, अपनी इन्हीं गैर ज़रूरी बातों की वजह से। पहला मुकदमा तो मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। किसने हक दिया इस बीबी को कि ये वो मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म को गद्दार कहें? किसने अलाउ किया? क्या कहता है कानून इस बारे में? मैं पूछती हूँ, ये कैसे कह सकती है गद्दार किसी को खड़े होकर यहाँ पे बगैर सबूत के? कब तक ये गद्दारी के फतवे खुलेआम अललान माइक लगा के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे करके बांटते फिरेंगे? क्यों भाई, ये सिलसिला कब खत्म होगा? आज मैं पूछती हूँ, सियासत की इज्जत बचानी है ना तो बनाए कानून कि सियासी मुखालिफ में मुखालफत जो होगी उसमें किरदार कुशी करने वाले को सख्त
सजा दी जाएगी, एग्जाम्पल सेट की जाएगी, ताकि दूसरा कोई सियासतदान किरदार कुशी करने से पहले 100 बार सोचे कि इसके बाद मेरा अंजाम क्या होगा। बनाएं कानून की सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी को गद्दार कहने वालों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फिर बनाएं कानून कि सियासी नजरियात मुख्तलिफ होने की वजह से अपने मुखालिफिन पर नामूस से रसालत या तौहीन मजहब के फतवे लगाने वाले सियासतदानों को डायरेक्ट जेल में डाला जाएगा। बनाएं कानून। क्यों नहीं बनाते? क्या वजह है? क्यों नहीं बनाया ऐसा कानून? सिर्फ वो कानून बनाएंगे जो आपके मतलब का होगा, क्योंकि आप लोग तो खुद इसमें मुलव्विस हैं। आप में से तो आधे चले जाएंगे जेल में अगर ऐसा कानून बन गया, क्योंकि आपकी ज़बानों पे टेप तो लग नहीं सकती। आपके कायद ने तो अपनी सियासत की इब्तदा ही मुखालिफिन की किरदार कुशी करके की थी। आप मुकर नहीं सकते इस बात से कि फिजा झूठ बोल रही है, सच है, सबको पता है। आप आज भी वही कर रहे हैं। अपने मुकदमात को सियासी रंग देने के लिए आप हर वो बात करते हैं जिससे कौम का नुकसान हो, जिससे मुआशरे का नुकसान हो। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खतरा हुआ। नवाज शरीफ ने ना मुल्क का सोचा, ना अवाम का सोचा, ना मुआशरे का सोचा। नवाज शरीफ ने इदारों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने अदालत को गालियाँ दी सरेआम। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए। नवाज शरीफ ने रियासत के खिलाफ ही बयानियाँ तैयार कर लिया। आज क्या हुआ? आज नवाज शरीफ कहाँ पर है? आज नवाज शरीफ का बयानिया कहाँ पर है? कहाँ गई आज वोट की इज्जत? लंदन की सड़कों पर, लंदन में, क्योंकि आज भी नजरिया ज़रूरत अजीज़ था। मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि आज वो तमाम लोग जेल में जो पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करते थे और उनसे पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करती है। अब अजीब सूरत हाल है, अजीब सी बात है कि मरियम औरंगज़ेब जैसे कई काबिल लोग ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के कायद हैं, दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ वतन वापस आए, गिरफ्तार हुए, कितनी अवाम सड़कों पर आई, कितने एहतजाजी मुजाहरे नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद देखने को मिले, कितने दिन हड़ताल की अवाम ने, कितनी तादाद में अवाम सड़कों पर निकले। मरियम नवाज को अवामी लीडर कहा जाता है। मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, कितने अवाम निकले, कितने मुजाहरे हुए। आज मैं पूछती हूँ कितना हजूम मरियम नवाज के हक में बाहर आया। आसिफ जरदारी साहब को अवामी लीडर कहा जाता है, वो गिरफ्तार हुए, मुल्क छोड़े। सिंध में कितने लोग बाहर निकले, कितने लोगों ने भूख हड़ताल की जरदारी साहब की मोहब्बत में, कहाँ मुजाहरे हुए। बस करें, अब कितना मजाक उड़वाएंगे आप लोग अपना, बस करें। मैं यकीन से आज आप लोगों को कह रही हूँ, यकीन कीजिए कि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मैं ब्रेक से पहले बात करी, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा कि जी नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब की मोहब्बत में लोग इतने गिरफ्तार हैं, ऐसा दावा करते हैं उनकी जमातों के लोग इतने गिरफ्तार हैं कि गिरफ्तारियां किसी की होती है मोहब्बत में। गिरफ्तारी वाले जो बाहर ही नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते, मुजाहरा नहीं करते, कोई आंसू तक नहीं बहाता, कोई कलमात ऐसे नहीं बोलता कि पता चले कि वाकई भी मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है, इश्क की मेराज है। इसी तरह वो तमाम अफराद ले लें जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, खुर्शीद शाह हैं, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सफदर अवान, साद रफ़ीक, जितने भी नाम मेरे जहन में आ रहे थे, जो मुझे याद थे मैंने बोल दिए। ये जितने भी अवामी रहनुमा है जिनसे अवाम बकौल इनके लोगों के बेहद मोहब्बत करती, इश्क है जी, जुनून है। जब ये गिरफ्तार होकर जेल में गए, मुझे कोई बताए मुल्क के कितने शहरों में, कितने अजला में, कितने इलाकों में चलें, कहीं भी कितने महल्लों में, कितनी गलियों में मुजाहरे हुए, कौन निकला? आप लोगों ने देखे लोग निकले हुए बाहर? मेरी मालूमात में यकीन जानिए ऐसी कोई इतला नहीं है कि इन अवामी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर कहीं कोई मुजाहरा हुआ हो, कोई मुजाहिरी हुई हो। कहते हैं ना धरना और धरनी, तो मुजाहिरा और मुजाहिरी, मैंने कहा मुजाहिरी भी नहीं हुई, मुजाहिरा तो दूर की बात है। उनको गिरफ्तार किया गया तो सिवाय इनकी जमातों के और किसी आम आदमी ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा था। और जमातों में ऐसे लोग भी हम देखते हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ इन्होंने एहतजाज करना होता है तो वहाँ गो नवाज गो के नारे लगा देते हैं। मतलब इस टाइप के लोग भी होते हैं कि जिन्होंने नारे भी रटे होते हैं, ये नहीं पता कि हम किसकी मोहब्बत में निकले और किसके खिलाफ नारा लगाना था, फिर करेक्शन करवाई जाती है, भाई गो नवाज नहीं कहना था, गो इमरान कहना था। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, क्या बोलूँ मैं इनकी जहानत पर। लेकिन जिसे ये दोनों सियासी जमातें आइन शिकनी कहती हैं, जिस शख्सियत पर ये दोनों जमातें कह लें कि, और वो नाम तमाम जो नाम नहाद अवामी रहनुमा है, ये इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते हैं कि जिसने मुल्क का आइन पामाल किया, जिस शख्स पर मुस्लिम लीग नून समेत जितनी भी सियासी जमातें हैं संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के हक़ में थी, वो शख्स जिसे निज़ाम अदल ने गद्दार कहा, उसको एक आम आदमी क्या कहता है और मोहब्बत क्या होती है किसी के साथ। ये ज़रा क्लिप दिखाइएगा रज़ा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कोई एक मुजाहरा आप अपने कायद से शुरू हो जाए, ताहयात कायद रिस्पेक्टेबल हज़रत नवाज शरीफ से शुरू हो, किसी वज़ीर या मुशीर तक आ जाएं, किसी के हक़ में ऐसा दिखा दें, तब आपको ये कहने का हक़ होगा
कि पाकिस्तान के अवाम आपके ताहयात कायद या उनके मुशीरों, उनके वजीरों और आप जैसों से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर मैं भी कहूँगी सही कह रही मरियम बीबी, झूठ नहीं नजर आ रहा, कैसे झूठ लाऊंगी मैं? ये वो शख्स है जिसे आप लोग गद्दार कहते हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम के दिलों में ये शख्स बसा हुआ है, जिसे आप मुल्क का दुश्मन कहते हैं। ये कौम उसे अपना हीरो मानती है और बताती है। सोचा क्यों? इसलिए कि उस शख्स ने अमली तौर पर प्रैक्टिकली खुद को साबित किया। कोशिश करें कि आप लोगों से इस मुल्क के अवाम ऐसी मोहब्बत करें, कोशिश करें कि अवाम के दिलों में आप लोग भी अपनी इज्जत, अपना मुकाम, मोहब्बत, इश्क, जुनून पैदा कर सकें। क्या नहीं कर सकते आप कोशिश? आज आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? यही है कि आप आज भी अवाम के दिलों में कहीं नहीं है, वो दूर दूर तक, वो अवाम के दिलों का जो कहते हैं ना खुड्डे लाइन हो जाना, वो कोना भी होगा ना, वहाँ भी आप नहीं होंगे, कोई और होगा। आप आज भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सके। आज परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ पूरी कौम लफ्ज़ गद्दार सुनने को तैयार नहीं, और ये वही लफ्ज़ है जिसे आप जैसे काबिल सियासतदान अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करने से पहले ज़रा नहीं सोचते, बोलने के बाद भी नहीं सोचते। मोहब्बत और नफ़रत पर क्या किसी का इख्तियार हुआ है कभी? ना मोहब्बत पे किसी का इख्तियार है, ना नफ़रत पे किसी का इख्तियार। ये तो इंसानी फितरत है। अब आप इंसानी फितरत को तब्दील करने चले हैं तो मैं क्या कहूँ आपके बारे में। ये कौम परवेज़ मुशर्रफ से मोहब्बत करती है, नज़र आता है। आप माने ना माने, ये नाकाबिले तरदीद हकीकत है। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर आपका गुस्सा जायज़ है, ज़ाहिर बात है, आपकी पार्टी का बंदा, आप लोगों को गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आएगा? लेकिन उनको आप जितना सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उतना नुकसान आपका होगा। ये सोचा आप लोगों ने कभी? अक्लमंद लोग आप सोचा करें ना, इदारों को गाली देने के बजाय अपने अंदर का गंद साफ करें। मैं आपको मशवरा दे रही हूँ, मुकदमात अगर नाजायज़ होंगे तो कानून आपका साथ देगा। जब मुजरिम होते हुए आपके कायद अपने भाई समेत लंदन जा सकते हैं तो बेगुनाह होते हुए एहसन इकबाल या राना सनाउल्लाह साहब बाहर क्यों नहीं आ सकते? थोड़ा हौसला रखें। आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, हौसले की है। थोड़ा ज़र्फ बढ़ाएं, अपना ज़र्फ बढ़ाएं और हौसला रखें, और अपने मुकदमात का दिफा कैमरों के सामने नहीं, अदालतों में कीजिए। वहाँ चुप कर जाते हैं। जब आपसे कुछ सबूत मांगा जाए, आपको कहा जाए देखें आपको मौका मिल रहा है अपने को क्लियर करने का, तब आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती, बोलती बंद हो जाती। अच्छा जी, अब हमारे साथ सदीक जान मौजूद हैं। हमेशा की तरह हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। सदीक, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सदीक, ज़रा बताइएगा जी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के उस दावे की हकीकत जो उन्होंने कुछ रोज़ कबल किया और उनके साथ किए गए मुआहदे की वजह से, वो क्या कहते हैं जी कि जो मुआहदा किया उसकी वजह से सियासतदानों को ज़मानतें मिल रही हैं, क्या हकीकत है? ज़रा खोलिए। देखें, बात यह है कि उनका जो दावा था उस दावे की हकीकत तो 72 घंटों के अंदर अंदर सामने आ गई है। आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब की जो रिहाई थी वो जो है वो जो फैसला था वो मुअत्तल हो गया है, वो भी अब बाहर नहीं आ रहे। तो उन्होंने ये तासुर दिया था कि इदारों के साथ उनकी कोई ऐसी डील हो गई है जिसके नतीजे में तमाम अपोजिशन के रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं। एक तो उनके इस बयान के ऊपर अगर यकीन किया जाए तो इसका मतलब है कि फिर जितने भी जजेज़ हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सिंध हाई कोर्ट के हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अगर वो ज़मानतें दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस करने वालों के साथ हमारी डील हुई है। तो दोनों सूरतों में आप देखें कि एक तो वो जुडिशरी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, साथ वो अपना भी मान रहे हैं कि हाँ हमारी किसी के साथ डील हुई है, हम किसी के साथ मुकमुका कर रहे हैं, हम किसी के साथ चीज़ें तय कर रहे हैं। भाई फिर आप लोगों को, आवाम को तो ये कहते हैं कि हमारा किसी से मुकमुका नहीं है, हम सिविल सुप्रीमेसी के लिए काम कर रहे हैं, हम आवाम की हकमियत लाना चाहते हैं, हम आवाम के वोट को इज्जत देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है हमारे इदारों के साथ राब्ते हैं और हम उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, या कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। तो बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज़मानतें हुई भी तो वो हम अपने इसी प्रोग्राम में तफसील के साथ बता चुके हैं कि क्योंकि एहतसाब अदालतों में फ़ैसले नहीं हो रहे जल्दी, जिसका फ़ायदा एक्यूज़ जो है उनको मुल्ज़मान को हो रहा है। चेयरमैन नैब साहब ये बता चुके हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। नैब की जानिब से जब रेफरेंस दायर कर दिया जाता है उसके बाद मामला चला जाता है एहतसाब अदालत के पास। अब एहतसाब अदालत अगर 30 दिन के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल नहीं कर पा रही तो उसकी ज़िम्मेदार नैब नहीं है, उसके ज़िम्मेदार चेयरमैन नैब नहीं है। हाँ, जो अदालतों की कमी है, हुकूमत को इस चीज़ को देखना चाहिए। हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा लम्हा फ़िक्र हुकूमत के लिए है। वो हुकूमत, वो तहरीक इंसाफ जो आई इस नारे पे ऊपर है कि हमने एहतसाब करना है, जबकि सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में
सिर्फ 25 एहतसाब अदालतें हैं। अब आप बताएं, जहाँ जिस मुल्क के अंदर 1300 के करीब करप्शन के रेफरेंसेस चल रहे हों, 1000 अरब से ज़्यादा के मामलात हों, वहाँ पे सिर्फ 25 एहतसाब अदालतें। ये मामला है जो देखना चाहिए इमरान खान साहब को, ये मामला है जो देखना चाहिए वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब को कि एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। अब तो जस्टिस गुलजार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। और ये जो एहसन इकबाल साहब गिरफ्तार हुए हैं, एहसन इकबाल साहब के अभी तो वो CPEC के मामलात, वो पूरे पाकिस्तान में जो वो मंसूबे थे, उनकी तो अभी बारी नहीं आई। अभी तो सिर्फ और सिर्फ नारोवाल के एक मंसूबे के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है। वजह क्या थी? ना वो नैब को मुतमईन कर सके। अच्छा सदीक, आपको याद होगा के सवालात के जवाब जब चेयरमैन नैब से आपकी बात हुई थी फोन पर और मुझसे भी उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने आपको भी ये कहा था और मुझे भी यही कहा था कि ये इशू है कि एहतसाब अदालतें कम हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका हल क्या है? जब वो खुद ये बात कह रहे हैं, आपसे भी कही, मुझसे भी कही और ऑन रिकॉर्ड भी अभी बात, तो क्या है सोल्यूशन की तरफ जाना है? कैसे बढ़ाई जाएगी तादाद, क्या होगा? बात की थी तो उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ दिया था और बिल्कुल उनकी बात जायज़ है, उनकी बात दुरुस्त है कि पूरे पाकिस्तान में 25। चले सदीक, हम उन्होंने क्या कहा था आपसे, मुझसे, ठीक है, हम ब्रेक के बाद ये बताते हैं, ब्रेक पे जाना है मुझे, ठीक है, ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा था, दूसरी स्टोरी की तरफ मैं आती हूँ, बिलावल की तरफ आते हैं कि बिलावल के कॉन्फिडेंस की, डिटाई की, जो भी कह लें, वजह क्या है। हम बात कर रहे थे चेयरमैन नैब के हवाले से कि हमने प्रोग्राम किया था, चेयरमैन नैब ने खुद कॉल करके आपको भी मौक़िफ़ दिया, मुझे अलग से मौक़िफ़ दिया और उन्होंने यही पॉइंट रेज़ किया जब आपसे भी बात हुई, जब मुझसे भी बात हुई कि डॉक्टर साहिबा एहतसाब अदालतें जो हैं वो कम हैं और हम चाहते हैं कि बढ़ें और हम काम बड़े सीरियस होकर कर रहे हैं। तो अब बताएं कि हल क्या है, सोल्यूशन क्या, कैसे बढ़ेगी, कैसे ये सब बेहतर होगा, तादाद कैसे बेहतर होगी? वर्कलोड तो ज़्यादा होता नज़र आ रहा है, लेकिन फिर वो उस मसले को हल कैसे करना है, किसने करना है? देखिए, ये अब हुकूमत ने करने, हुकूमत को एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ानी होगी और इस हवाले से जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नाम रिकमेंड करनी है और हुकूमत ने उसके बाद तैनातियाँ करनी हैं। हुकूमत ने अदालतों की तादाद बढ़ानी है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। इमरान खान साहब को इसको देखना चाहिए, फ़रोग नसीम साहब को देखना चाहिए, एहतसाब अदालतों की तादाद ज़्यादा हो, रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस चलें और एज सुन एज पॉसिबल जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनके फैसले हों, ताकि ये जो अक्यूज्ड हैं इनको इस चीज़ का फ़ायदा ना मिले कि साल केसों के फैसले नहीं होते। सॉरी, आपने कहा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जी, फैसले हों, एज सुन एज पॉसिबल। ये तादाद कब बढ़ेगी? कोई बात हुई आपके फिर किसी रेलेवेंट बंदे से कि आखिर ये सीरियसली सोचा जा रहा है कि जो एक इशू है, चेयरमैन नैब इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहा है बंदा मुल्क के लिए, सबका एहतसाब हो रहा है, तो उनकी बात को सीरियस लिया जाए ना। फिर मैं अगली स्टोरी की तरफ आती हूँ। जी, हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्द इस हवाले से अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आएगी। चलें, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, सोल्यूशन के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। बिलावल साहब पेश नहीं होंगे जी एक इदारे के सामने। मुझे बताएं कि एक तरफ ये बातें करते नहीं थकते, जमहूरियत 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 क्या मर्जी का नाम रखा हुआ सदीक इन्होंने, यानी इनकी मर्जी होगी तो पेश होंगे, नहीं मर्जी होगी तो कहेंगे नहीं जी हम नहीं आ रहे। क्या है जमहूरियत? क्या जमहूरियत इदारों को मजबूत किए बगैर हो सकती है? इदारों को अपने मातहत चाहते हैं ये लोग और कहते हैं जमहूरियत। क्या चाहते हैं ये? किसे कहते हैं जमहूरियत? ये यही चाहते हैं कि जैसे सिंध के अंदर लूट मार का बाजार गर्म था, जैसे अंधेर नगरी थी, जैसे सिंध के अंदर जंगल का कानून था, जैसे सिंध के अंदर इनको कोई इदारा पूछ नहीं सकता था, ना कोई इदारा पूछ सकता है, जैसे इन्होंने सिंध के अंदर फेक अकाउंट्स खोले, इन्होंने मुर्दों के नाम के ऊपर अकाउंट्स खोले, इन्होंने ढटाई के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की, इन्होंने सिंध के अंदर जिस तरह से पूरे के पूरे बैंक क्रिएट किए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो ये चाहते हैं कि इसी तरह की हमें आज़ादी होनी चाहिए, हम करप्शन करें, लूट मार करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, चोरी चकारी करें, जो मर्जी करें, हमें ना पूछा जाए। अब बिलावल साहब का आज देखें, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज वैसे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में हामिद मीर साहब कहा करते थे कि जाती उम्रा में बैठे हुए नवाज शरीफ से कोट लखपत में बैठे हुए नवाज शरीफ बहुत खतरनाक है। अब बिलावल साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि बाहर बैठा हुआ बिलावल जो है उससे ज्यादा जो जेल में बैठे हुए बिलावल है वो खतरनाक होगा। इससे पहले आपने देखा नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, मरियम गिरफ्तार हुई, आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए, फ़रियाल तालपुर साहिबा गिरफ्तार हुई, खुशीशा गिरफ्तार हुए, ख्वाजा सादर भी गिरफ्तार हुए, अब एहसन इकबाल गिरफ्तार हुए। आप जिस तरह आपने पहले खुद अपने इंटरव्यू में कहा था
कि किसी का भी नाम ले लें, पूरे पाकिस्तान में 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए एहतजाज करने के लिए। तो आप बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। कोई भी शख्स सियासत से ताकतवर नहीं होता। सबको खुशफहमी है ना अपने बारे में, पता नहीं क्या समझते हैं कि हमने आवाम के लिए ऐसा क्या कर दिया कि आवाम आ जाएगी। कुछ करते तो आवाम शायद बाकी आ जाती, आप लोगों को जाना ना पड़ता, वोट ही आप लोगों को मिल जाता। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, अवाम जो है वो आप इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। अवाम को मौजूदा हुकूमत से भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम के उनसे भी कोई अवाम खुश नहीं है उतनी, लेकिन अवाम को ये पता है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो उन्हीं दो पार्टियों की वजह से हैं जिन्होंने पिछले मौजूदा हुकूमत में कुछ वजीर कुछ मुशीर इतने इंटेलिजेंट है कि उनकी ज़हानत में मैं क्या बात करूं, ज़हानत शर्मिंदा हो जाएगी जब मैं बात करूंगी। जी बिल्कुल। और ये देखें कि पिछले अभी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया मुराद सईद साहब ने, उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमीशन बनाया था कर्ज़ों के ऊपर, 24,000 अरब रुपए के कमीशन के ऊपर, जो कर्ज़ों के ऊपर जो कमीशन बनाया है, जो तहकीकात कर रहा है, 1 माह के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आने वाली है। ये जो अपोजिशन बहुत कोशिश कर रही थी ना कि दिसंबर में -1 हो जाए, माइनस ऑल हो जाए, हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन दोबारा कॉल हो जाए, मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह उनके खौफ की और ये जो वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत गिराने की वो ये है कि वो जो कर्जा कमीशन है उसकी रिपोर्ट आने से पहले पहले ये निज़ाम लपेटा जाए, ये हुकूमत घर चली जाए, या कम अज़ कम इमरान खान और इदारे उस कर्जा कमीशन की रिपोर्ट से पीछे हट जाएं, उसकी तहकीकात से पीछे हट जाएं, क्योंकि जब वो कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बड़े बड़े नाम जो इस वक्त आपको टीवी पे गरजते बरसते हुए नजर आते हैं ये भी आपको जेलों के अंदर नजर आएंगे। जैसे एहसन इकबाल साहब को पता था कि उन्होंने गिरफ्तार होने, लेकिन वो पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं गिरफ्तार जेलों के अंदर नजर आएंगे तो ये भी बैठ के ये कह रहे होंगे ना कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, ये पसंद का एहतसाब और ये फेवरेटिज्म और ये और वो और ब्ला ब्ला ब्ला। ये कहाँ मानेंगे कि हमने गलत किया? यही तो उनकी गलती है कि अपनी गलती करते हैं फिर उसको मान नहीं रहे होते, दूसरों पे तनकीद करते हैं कि फलां ने अपना बुग्ज निकाल लिया, फलां ने नफरत का इजहार कर दिया, फलां ने साजिश कर दी। इतने ये खास साजिशें हो रही हैं, किया कुछ है नहीं, खाते में कुछ है नहीं, नामा माल अगर देखें सियासत का तो उसमें कुछ किया नहीं अवाम के लिए, जिनसे वोट लिया उन्हीं को परेशान किया। एनीवे टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।